हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स। क्या होता है बच्चों जेनेटिक्स में, आइए जानते हैं। जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ जीन्स। अब जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हम इसको नाम देंगे जेनेटिक्स, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि जीन्स क्या होते हैं और इनकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है? बच्चों अगर आपको याद हो तो पिछले साल आपके 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था सेल। सेल में हमारे पास सबसे बाहर वाली एक मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल, और सबसे अंदर वाली जो इसके अंदर सेकंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम लोग नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारा जो सेल है इसके अंदर एक कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। कंट्रोल सेंटर को हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास एक क्रोमैटिन नेटवर्क। ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है बच्चों, इसको किसी किसी बुक में क्रोमैटिन नेटवर्क न लिख करके क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म से भी लिखा जाता है, या क्रोमैटिन थ्रेड के नाम से लिखा जाता है, या फिर क्रोमैटिन मटेरियल के नाम से भी बच्चों इसको जाना जाता है। अब बच्चों अगर हम बात करें इस क्रोमैटिन नेटवर्क की, तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है जब सेल हमारा डिवाइड करता है, तब ये क्रोमैटिन नेटवर्क हमारा चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स में। किस में चेंज होगा बच्चों? क्रोमोसोम्स में। और इसी क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक मटेरियल विच इज़ कॉल्ड एज डीएनए। डीएनए के साथ साथ आरएनए भी प्रेजेंट है, लेकिन बच्चों अभी हम स्टार्टिंग में बात करेंगे सिर्फ डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड किसका फुल फॉर्म है बच्चों? डीएनए का। अब इसी डीएनए के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? जीन्स। डीएनए के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, आइए जानते हैं। जीन्स हमारे डीएनए की यूनिट है, यानी कि खूब सारे जीन्स मिल करके आपस में डीएनए की फॉर्मेशन कराएंगे, तो कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। और यही जीन हमारे पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डॉटर ऑर्गेनिज्म में आगे चल के ट्रांसमिट होता है या फिर पास ऑन होता है। डॉटर ऑर्गेनिज्म कई बुक्स में आपको अलग अलग नाम से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी या फिर नॉर्मल, जिसको हम लोग शब्दों में चिल्ड्रन भी या फिर चाइल्ड के नाम से भी जान सकते हैं। तो बच्चों पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डॉटर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए की यूनिट जा रही है दैट इज कॉल्ड एज जीन्स। अब बच्चों हमें ये तो पता लग गया कि जीन की लोकेशन क्या है, जीन कहाँ पाए जाते हैं, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं और किस चीज़ का ट्रांसमिशन आगे की तरफ पहुँचाते हैं। अब बच्चों ये जानना है यहाँ पे कि कैसे हमारे इस फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जिन्होंने पूरी हमारी जीन्स की स्टडी करी थी, जिन्होंने पूरी जीन्स की रिसर्च करी थी, उनको हम लोगों ने नाम दिया था फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे इनका नाम क्या था बच्चों? ग्रेगर जोहन मेंडल इनका नाम था। जो साइंटिस्ट थे हमारे पास इनका नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल ने हमारे पास जेनेटिक्स की स्टडी करी, यानी कि जीन्स के बारे में स्टडी करी, लेकिन इन्होंने अपनी स्टडी करने के लिए या कह सकते कि रिसर्च या एनालिसिस करने के लिए किस प्लांट को सूटेबल समझा बच्चों? पी प्लांट को। किस प्लांट को सूटेबल समझा? पी प्लांट को। अब जैसे हमारे पास बायोलॉजी में दो टाइप के नेम्स होते हैं। सबसे पहला एक होता है कॉमन नेम और दूसरा हमारे पास होता है साइंटिफिक नेम। एक नाम है कॉमन नेम एंड सेकंड नेम इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नेम। बच्चों कॉमन नेम में और साइंटिफिक नेम में फ़र्क क्या होता है? कॉमन नेम एक पर्टिकुलर एक ही एरिया तक चलता है, यानी कह सकते हैं कि एक लोकलाइज्ड एरिया तक हमारा फिक्स रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, भले वो प्लांट स्पीशी हो चाहे एनिमल स्पीशी हो। और वहीं बच्चों अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की, तो ये वर्ल्ड वाइड हमारा नेम क्या रहता है? सेम।
बच्चों अगर रियल लाइफ का एग्जांपल लें, जैसे आप लोग का कुछ नाम होता है तो उसमें हम लोग फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या फर्स्ट नेम या सेकंड नेम के तौर पे हम लोग उसको जानते हैं या डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो साइंटिफिक नेम है उसमें क्या होता है बच्चों, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को हम लोग बेसिकली बोलते हैं जीनस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्पीशीज़। साइंटिफिक नेम लिखने के बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जीनस को हमेशा पहले लिखा जाता है और स्पीशीज़ को हमेशा बाद में। उसी तरीके से जो जीनस का फर्स्ट लेटर है, जीनस जब हम लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। और वहीं अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तीसरा रूल कहता है बच्चों कि जब भी हमारा यहाँ पर जीनस और स्पीशीज़ हम लोग साथ में लिख रहे हैं तो जब वो बुक्स में प्रिंटेड होता है तब वो इटैलिक्स में प्रिंटेड होता है। बुक्स में अगर आप देखेंगे तो आपका साइंटिफिक नेम बेसिकली इटैलिक्स में प्रिंटेड होगा, लेकिन अगर आप इसको हैंड रिटन मोड में देखेंगे तो हैंड रिटन जब भी हम लोग लिखेंगे साइंटिफिक नेम तो उसमें जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे एंड स्पीशीज़ को अलग से अंडरलाइन करेंगे। इसका मतलब कि जीनस और स्पीशीज़ दो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं साइंटिफिक नेम को लिखने के, इसमें जीनस को अलग से अंडरलाइन करना होगा और स्पीशीज़ को अलग से। बच्चों आइए इसी रूल पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग साइंटिफिक नेम को लिखते हैं या कैसे इसका लिखने का तरीका यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। जैसे पी प्लांट की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है बच्चों, पाइसम सेटाइवम। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जीनस हमेशा पहले लिखा जाएगा एंड स्पीशीज़ हमेशा बाद में। पाइसम का यानी कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा एंड स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा। बुक्स में लिखेंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, लेकिन जब हम लोग हैंड रिटन मोड से लिखेंगे तो जीनस को अलग एंड स्पीशीज़ को अलग यानी कि सेपरेटली अंडरलाइन करना है। बच्चों अगर आपने इन सारे रूल्स को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखा किसी भी साइंटिफिक नेम का तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप इन रूल्स को ज़रा सा भी फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों कि मेंडल ने यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग ने फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला, इन्होंने पी प्लांट को ही कंसिडर क्यों किया, किसी और प्लांट को अपनी रिसर्च के लिए एनालिसिस के लिए क्यों नहीं इन्होंने ठीक समझा। आइए जानते हैं बच्चों, पी प्लांट में जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पी प्लांट में जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे या कह सकते हैं कि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। अब बच्चों ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन से थे यानी कि ऐसे कौन से फीचर थे जो पी प्लांट में प्रेजेंट थे, इसी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज़ किया। बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हमारा कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आता है वो आते हैं फ्लावर की पोजीशन। क्या आएगा बच्चों, फ्लावर की पोजीशन। टर्मिनल है कि एक्सिलरी। नेक्स्ट है हमारा सीड का कलर। क्या है बच्चों, सीड का कलर। नेक्स्ट है सीड का शेप। फोर्थ सीड का साइज। एंड नेक्स्ट आ जाइए बच्चों यहाँ पे पॉड का कलर। पॉड क्या होता है बच्चों, जो हमारे पी प्लांट का यानी कि जो हम लोग घर में मटर छीलते हैं उसका जो बाहर का आउटर केस होता है उसको हम लोग पॉड के नाम से जानते हैं। पॉड का कलर, पॉड का शेप एंड बच्चों पॉड का साइज। ये कुछ अलग अलग यहाँ पे हमारे पास कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जिनके चलते हुए मेंडल ने पी प्लांट को ही अपनी रिसर्च के लिए कंसिडर किया और उसी पे उन्होंने जीन्स की स्टडी करी यानी कि जेनेटिक्स की स्टडी करी। अब बच्चों मेंडल ने दो टाइप के क्रॉसेस कराए। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला जो क्रॉस लिया वो लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस लिया बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और दूसरा जो क्रॉस लिया इन्होंने वो था हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकेंड वाज नोन एज द डाईहाइब्रिड क्रॉस।
बच्चों हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग किसी एक वैरायटी और दूसरी वैरायटी को आपस में क्रॉस करा के एक नई वैरायटी का फॉर्मेशन कराते हैं, तो जो हमारे पास वैरायटी बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिड वैरायटी। या इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमने एक सीड लिया, सीड 1, सेकेंड सीड लिया हमने, सीड 2। अब इन दोनों को फ्यूज़ कराने के बाद जो हमारे पास सीड नंबर आया वो सीड 3, यानी कि इसके अंदर सीड 1 की भी कैपेबिलिटी प्रेजेंट है एंड सीड 2 की भी सारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या एबिलिटीज़ जो है वो प्रेजेंट है। तो ये वाला जो सीड है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिड सीड। तो बच्चों अगर हम लोग किसी भी सीड की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को, क्या कह सकते हैं बच्चों, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को ले करके और दूसरे सीड की एक कैरेक्टरिस्टिक को ले करके आपस में जो क्रॉस कराते हैं दैट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब है सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को ले करके हमें क्रॉस कराना है। लेकिन वहीं पे अगर बच्चों हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग सीड लेंगे, सीड नंबर 1 की 2 कैरेक्टरिस्टिक, सीड नंबर 2 की 2 कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करा के जो सीड बनाएंगे इसमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास प्रेजेंट होंगी। सच क्रॉसेस आर कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। अब बच्चों आइए जानते हैं कि जैसे हमारा मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर हमें ये टर्म्स समझ में आ जाएंगे तो हमारे लिए मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी में बच्चों सबसे पहले आता है हमारे पास डोमिनेंट जीन। कौन सा जीन आता है बच्चों? डोमिनेंट जीन। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा जीन क्या होता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रेसेसिव जीन। अब उसी में हम लोग जानेंगे कि जीन के टाइप्स कैसे हैं, कैसे इनको हम लोग डोमिनेंट या रेसेसिव के नाम से जान रहे हैं। बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो डोमिनेंट जीन वो जीन होता है जो खुद को दूसरे की प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस कर ले जाए, जो खुद को दूसरे की प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस कर ले जाए, यानी कि एक जीन को सप्रेस कर दे और खुद इतना डोमिनेंट हो कि उसकी प्रेजेंस में भी वो एक्सप्रेस हो पाए। तो सच जीन्स आर कॉल्ड एज डोमिनेंट जीन, सच जीन आर कॉल्ड एज डोमिनेंट जीन। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें प्लांट हाइट का, किसका एग्जाम्पल ले बच्चों? प्लांट हाइट का। तो प्लांट हाइट को कंट्रोल करने के लिए जो जीन प्रेजेंट है वो हमारे पास, लेट सपोज हमने ले लिया कैपिटल T। अब बच्चों हमें पता है कि क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड्स होती हैं, तो हमेशा जो जीन होगा यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसके अंदर 2 क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमैटिड ये और दूसरी क्रोमैटिड हमारे पास ये। तो इसके अंदर जो हमारे पास क्रोमैटिड है वो अलग अलग जीन्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जीन हमारा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हमने यहाँ पे लिया बच्चों प्लांट हाइट के लिए कैपिटल T, तो ये जीन है और क्योंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करेगा तो हमने यहाँ पे ले लिया कैपिटल T, कैपिटल T। अब प्लांट हाइट बच्चों 2 तरीके की हो सकती है, या तो टॉल प्लांट हो सकता है और या फिर हमारे पास शॉर्ट प्लांट, या फिर जिसको हम लोग डॉर्फ प्लांट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? शॉर्ट प्लांट या फिर डॉर्फ प्लांट। तो ये हो जाएगा स्मॉल t, स्मॉल t। बच्चों कैपिटल T डोमिनेंट है। हमने ये बोला कि कैपिटल T जो जीन है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब कि वो दूसरे की प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस कर लेगा। कैपिटल T अगर कैपिटल T के साथ है तो भी वो टॉल माना जाएगा, और अगर कैपिटल T स्मॉल t के साथ है तो भी वो टॉल माना जाएगा बच्चों। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि स्मॉल t इज़ रेसेसिव, वो कैपिटल T की प्रेजेंस में सप्रेस हो जाएगा और कैपिटल T बीइंग द डोमिनेंट एक्सप्रेस कर ले जाएगा। इसी वजह से जो हमारा प्लांट है उसका नेचर क्या हो जाएगा बच्चों? टॉल प्लांट। अब वहीं पे अगर हम रेसेसिव जीन की बात करें, रेसेसिव जीन एक ऐसा जीन है जो सिर्फ खुद के जैसे सिमिलर जीन के साथ ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। यानी कि अगर हम स्मॉल t को बताएं कि ये डॉर्फनेस को इंडिकेट करता है, तो ये सिर्फ अपने साथ सिमिलर जीन के साथ ही एक्सप्रेस हो पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर कैपिटल T के साथ स्मॉल t को रखेंगे तो वो जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वाई? बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एज रेसेसिव जीन। बच्चों अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर्स से डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस कराते हैं एंड स्मॉल लेटर्स से हमेशा हम लोग रेसेसिव जीन को एक्सप्रेस कराते हैं।
कौन सा जीन कैपिटल है या कौन सा जीन हमारा डोमिनेंट है या स्मॉल है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। कौन सा जीन हमारा डोमिनेंट है या कौन सा रिसेसिव है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। और अगर नहीं भी मेंशन्ड है तो हम ये अल्फ़ाबेट से पता लगा सकते हैं कि कैपिटल्स में लिखा है या स्मॉल इनिशियल्स में लिखा है। अगर कैपिटल्स इनिशियल्स में लिखा है देन दैट जीन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट, और अगर स्मॉल इनिशियल्स में लिखा हुआ है देन दैट जीन इज रिसेसिव। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं बच्चों कि डोमिनेंट और रिसेसिव के अलावा और कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें क्रॉसेस करने से पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों फिनोटाइप पे। किस पे आएंगे बच्चों? फिनोटाइप पे। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक हमें फिजिकल अपीयरेंस से पता लगती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस या कैरेक्टरिस्टिक हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिर फिजिकल अपीयरेंस से पता लगती है, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड टू बी द फिनोटाइप। उसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? दो अलग अलग यहाँ पे प्लांट्स अगर हमने बनाए हैं, जैसे एक ही प्लांट ए बना दिया, इसकी ब्रांचेस बना दी, फिर ये प्लांट हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, और यहीं पे हमने एक दूसरा प्लांट बनाया। तो बच्चों फिजिकल अपीयरेंस कह रहा है कि ये प्लांट हमारा टॉल प्लांट है और ये प्लांट हमारा शॉर्ट प्लांट है, यानी कि इस प्लांट की हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस प्लांट। तो बच्चों ये हमें कैसे पता चला? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। तो जो कैरेक्टरिस्टिक या जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर फिजिकल अपीयरेंस से या उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के पता लगता है, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, और वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर कॉल्ड एज फिनोटाइप। अब बच्चों अगर हम बात करें जीनोटाइप की, जीनोटाइप क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्योर जीन्स प्रेजेंट है कि हाइब्रिड जीन्स प्रेजेंट है। अब बच्चों प्योर और हाइब्रिड जीन क्या होते हैं? प्योर का मतलब जैसे कोई भी प्लांट हमारा टॉल है तो इसके अंदर कैपिटल टी जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बच्चों अगर इसके अंदर एक ही तरह के दोनों जीन्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये जो जीन का पेयर है दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस जीन, दैट जीन पेयर इज कॉल्ड एज होमोलोगस जीन। और वहीं पे बच्चों अगर हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी की, तो ये वाला जो जीन है दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोलोगस जीन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो दोनों अलग अलग टाइप के हैं, इसी वजह से हमारे पास जो होमोलोगस जीन है और जो हेट्रोलोगस जीन है ये किसको बर्थ देते हैं, किसको रेस करते हैं? हमारे यहाँ पर प्योर और हाइब्रिड वैरायटी को, यानी कि जिसके अंदर एक ही टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड एज प्योर, और जिसके अंदर अलग हैं दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड। जिसके अंदर अलग टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड जीन। तो बच्चों जीनोटाइप को हम लोग इससे कैसे बताएंगे? अब कोई भी प्लांट हमारा टॉल है तो हम इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है? बच्चों ये कैसे पता करेंगे हम लोग? उसके जीन्स को स्टडी करके कि क्या उसके अंदर प्योर जीन्स प्रेजेंट हैं कि क्या उसके अंदर हाइब्रिड वाले जीन्स प्रेजेंट है, क्या वो होमोलोगस जीन कंटेन करता है या क्या वो हेट्रोलोगस जीन कंटेन करता है। इसी के बेस पे हम लोग बता पाएंगे कि उसका जीनोटाइप क्या है और क्या कौन सी वैरायटी वो प्रोड्यूस करा रहा है, क्या वो प्योर वैरायटी है या क्या वो हाइब्रिड वैरायटी है। तो बच्चों ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा उसके जीनोटाइप को स्टडी करके, ये हमें पता चलेगा उसके जीनोटाइप को स्टडी करके। तो किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मेकअप को पढ़ के या जीन्स को पढ़ के जो हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। एंड किसी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ के जो हम लोग उसके बारे में बताते हैं दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक। अब बच्चों आ जाते हैं अपने पहले क्रॉस पे।